साझी संपदा क्या है, इसे जानने के बाद अब हम ये जानेंगे कि विश्व भर में साझी संपदा के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय हुए, कौन कौन से प्रमुख सम्मेलन हुए और भारत का इस संदर्भ में क्या पक्ष है। जो पर्यावरण से संरक्षण या पर्यावरण जो विश्व राजनीति में प्रमुखता 1960 के दशक से आई। 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ एक क्लब ऑफ रोम करके एक बुद्धिजीवी समूह था, क्लब ऑफ रोम। उसने 1972 में एक किताब छापी, लिमिट्स टू ग्रोथ, ये यहाँ पर लिखा है। इसमें जो है उसने इस बात पर जोर डाला कि जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उसके कारण संसाधनों के विनाश का खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसके माध्यम से कई बार जो है पर्यावरणीय समस्याओं को संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से भी उठाया जाने लगा। और जो सर्वप्रमुख जो सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित पहला कहा जाता है रियो डी जेनेरो 1992, रियो डी जेनेरो ये ब्राज़ील में है। 1992 में एक समिट हुआ जिसमें खास बात है कि इसमें सिर्फ देश ही नहीं शामिल हुए, देश के अलावा जो NGOs थे जो पर्यावरण संरक्षण के लिए लगे थे और जो बहुराष्ट्रीय निगम है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, MNCs जो कई देशों में कार्य करती हैं, उन सबको भी इस सम्मेलन में बुलाया गया था। और जो सम्मेलन का जो भी मुख्य विचार था वो ये पता करने का था कि जो आर्थिक विकास की दौड़ हो रही है, जो विकास का औद्योगिक विकास की जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव चल रहा है और उसका जो विपरीत प्रभाव है उससे कैसे बचा जा सकता है। इसमें एक किताब का नाम और दिया है, ये रिपोर्ट है आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में। ये रियो समिट के पहले ही हुई है। रियो समिट 1992 का है और ये जो रिपोर्ट आई है 1987 की है। इस रिपोर्ट में भी इस चीज़ पर जोर दिया गया कि आर्थिक विकास का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाना, डैम्स बनाना, माइनिंग करना, खनिज उद्योग को जितना ज़्यादा इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है, पर्यावरण को उतना ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इसलिए जो बर्टलैंड रिपोर्ट थी उसने इस बात पर जोर दिया कि ये जो विकास का ये ढर्रा है ये टिकाऊ नहीं होगा। टिकाऊ का मतलब ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, इसके विपरीत प्रभाव काफ़ी अधिक हैं। ठीक है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में 1992 में जो रियो सम्मेलन आया, तो रियो सम्मेलन में जैसा आप देख चुके कि उसमें लगभग 170 देशों ने पार्टिसिपेट किया, पर्यावरणीय NGOs ने और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि भी आए। तो उसमें एक चीज़ खुल के आई जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, ये तो सभी चाहते हैं कि एनवायरनमेंट सेव हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे, लेकिन इस संदर्भ में विश्व के जो धनी और विकसित देश हैं, ऐसे देश जो ऑलरेडी अपना विकास, एक जीवन स्तर और आर्थिक विकास एक अच्छे स्तर तक कर चुके हैं, और उनके दृष्टिकोण में, और वो देश जो पहले उपनिवेशवाद के शिकार थे और अभी नए स्वतंत्र हुए देश जो अब अपना विकास करना आरंभ कर रहे हैं, उनके दृष्टिकोण में विरोध है। तो ये एक फैक्ट है कि ज़्यादातर जो विकसित और धनी देश हैं वो धरती के उत्तरी गोलार्ध में हैं, और जो ज़्यादातर गरीब और विकासशील देश हैं वो धरती के दक्षिणी गोलार्ध में हैं। तो इसी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कह के यहाँ पर संबोधित किया गया है। तो जो पर्यावरण प्रबंधन से जो मुद्दा आया निकल के, वो दोनों के व्यू पॉइंट में
विकसित देश और विकासशील देश, धनी देश और गरीब देश, इनके दृष्टिकोणों में अंतर निकल के सामने आया कि पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर इनमें मतभेद है। ठीक है। रियो सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो था कि ओजोन की परत में जो छेद बढ़ता जा रहा है, जो ओजोन की परत घटती जा रही है लगातार, और ओजोन की परत घटने का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ऐसी गैसों का उत्सर्जन अधिक हो रहा है जो ओजोन की परत को ख़त्म करती जा रही हैं। तो मेन जो मुद्दा रियो सम्मेलन का था वो यही था कि ऐसी उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम किया जाए, जिससे ओजोन की परत के जो घटती जा रही है उसको रोका जा सके। ठीक है। तो जो नियमाचार, मतलब जो प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं, एक कुछ नियम निर्धारित किए गए रियो सम्मेलन में, जिसे एजेंडा 21 कहा गया। तो एजेंडा 21 किससे संबंधित है? रियो सम्मेलन से। ठीक है। तो जो मेन सहमति बनी रियो सम्मेलन का, जो मेन अचीवमेंट जिसे कह सकते हैं, उसमें इस बात पर सहमति बनी कि देशों को आर्थिक विकास का ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिसमें पर्यावरणीय क्षति कम से कम हो। ठीक है। और इसी को कहा गया टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर प्रश्न आ जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या टिकाऊ विकास क्या है, या तो हम क्या लिखेंगे कि आर्थिक वृद्धि का ऐसा तरीका जिसमें पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचे या नुकसान ना पहुंचे, जिससे कि विकास भी चलता रहे और पर्यावरण भी बना रहे। तो ये एजेंडा 21 और रियो सम्मेलन का जो सहमति बनी उसका मेन परिणाम था। कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण से ज़्यादा जो केंद्रित था ये सम्मेलन वो आर्थिक विकास पर था। रियो सम्मेलन में जो विकसित और विकासशील देशों के दृष्टिकोणों का अंतर आया, तो विकासशील देशों का ये कहना था, उनका ये तर्क था कि जो वर्तमान समय में आज की तारीख में जो पर्यावरण को क्षति पहुंची है, जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है या जो ओजोन की परत में छेद हुआ है, वो उन देशों के कारण है, उन देशों की औद्योगिक गतिविधियों के, आर्थिक गतिविधियों के कारण है जहां औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अधिक हो चुका है। तो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन कौन करता है? ज़्यादातर ग्रीन हाउस गैस किन देशों से निकलती है? जो विकसित देश हैं, जो अमीर देश हैं। तो इसलिए विकासशील देशों का ये मानना था कि जो उत्सर्जन में कमी करनी है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जो कमी करनी है वो इन विकसित देशों को ही करनी चाहिए, उनका उत्तरदायित्व इस संदर्भ में ज़्यादा है। ठीक है। क्यों? यह यहाँ पर इसे अंडरलाइन भी किया है। विकासशील देशों का ये मानना था कि जो नए औद्योगिक देश हैं, जो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की प्रक्रिया में हैं, उनके यहाँ से ग्रीन हाउस गैसों का इतना उत्सर्जन नहीं होता। तो इस प्रकार विकासशील देशों की ये मांग थी कि जो उनकी विशिष्ट ज़रूरतें हैं विकास की, उनको ये समय दिया जाना चाहिए कि वो भी अपना आर्थिक विकास कर सकें। इसलिए उनके ऊपर कटौती की, ग्रीन हाउस गैसों के कटौती की उतनी जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए जितनी कि उन देशों पर जो ऑलरेडी अपना विकास कर चुके हैं। तो इसी को कहा गया साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत। ये रियो डी जेनेरियो 1992 में इसे अपनाया गया। और इसी से संबंधित जो समझौता हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल, जापान में फिर पुनः एक समिट हुई और उसमें एक फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया कि किस प्रकार जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाई जाएगी। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत
इसमें ये अगर आ जाए क्योटो प्रोटोकॉल क्या है तो आप लिखेंगे ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन यहाँ पर दिया हुआ है, जो ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत में छेद के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो 1997 में इस पर सहमति बनी और 2002 से ये लागू हुआ। अब इसमें देख लेते हैं कि भारत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू या दृष्टिकोण है। अभी जिन विकसित और विकासशील देशों की बात की गई, भारत उसमें विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज़ के कैटेगरी में आता है। तो भारत ने भी इस बात पर जोर दिया कि जो विकसित देश हैं उन्हें वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और इसके लिए जो भारत की तरफ से तर्क दिया गया उसे कहते हैं ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का। उसने तर्क रखा। ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब है, ये यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि जो ग्रीन हाउस गैसों का रिसाव मतलब जो उत्सर्जन है, जो चिमनियों से, फैक्ट्रीज से जो विभिन्न माल उत्पादन होता है और उसके उत्सर्जन में ये जो गैसेस निकलती हैं वो ज़्यादातर विकसित देशों के द्वारा उत्सर्जित की गई हैं आज तक। और आज भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। तो जो ये कटौती की बात है कि हर देश को ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में कटौती करनी है, तो उसमें विकसित देशों को अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये भारत का दृष्टिकोण है। दूसरी चीज़ क्या है भारत के दृष्टिकोण में कि जो विकासशील देश हैं उनकी जो पहली आवश्यकता फ़िलहाल है वो आर्थिक और सामाजिक विकास है। उनको अपनी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए और एक अच्छे जीवन स्तर के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास की आवश्यकता है, जबकि वो उसकी प्राथमिकता है कि पहले वो अपने विकास को एक निश्चित लेवल तक ला ले, उसके बाद फिर वो जो है अपने औद्योगिक जो उत्सर्जन है उसमें कमी कर सकता है। तो ये दोनों दृष्टिकोण अगर भारत का पक्ष पूछा जाए तो आप इसे बताएंगे कि सबसे पहली चीज़ भारत ये मानता है कि विकसित देश जो आज के हैं उनका ये ऐतिहासिक उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है उसमें कमी लाए। और दूसरी चीज़ विकासशील देशों को आर्थिक और सामाजिक विकास करने दिया जाए, क्योंकि वो लंबे समय तक अपनी वैश्विक दासता के शिकार रहे और इसलिए अपना समुचित विकास नहीं कर पाए। इसके अलावा भारत ने स्वयमेव ऐसी अपने यहाँ विभिन्न कार्यक्रम और परियोजनाएं चलाई हैं जिससे पर्यावरण के संरक्षण को बल मिलता है। जैसे जो फ्यूल पॉलिसी है, ऑटो फ्यूल पॉलिसी, जैसा आप सभी जानते हैं अब सीएनजी गैस को बढ़ावा दिया गया है कि जो ऑटो चलती हैं या जो और कार है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डीजल और पेट्रोल की बजाय सीएनजी को फ्यूल यूज़ किया जाए। तो ये सीएनजी क्या है, ये स्वच्छ ईंधन है, मतलब ये पर्यावरण में प्रदूषण नहीं बढ़ाता। इसी प्रकार जो बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी या ऐसी एनर्जी जो फिर से यूज़ की जा सके उसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोयले को जला के जो बिजली ली जाती है उससे पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंच रहा है। तो कोयले की बजाय जो अन्य इसके अलावा जो नेचुरल गैस से जो बिजली है वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो उसकी बजाय भारत ऐसे ही बिजली उत्पादन पर जोर दे रहा है जो कि स्वच्छ हो, जिससे प्रदूषण कम से कम हो। इसके अलावा बायोडीजल बनाना और इसके लिए पेरिस जलवायु समझौता किया गया है। तो इस प्रकार, और एक मांग जो भारत और भारत जैसे अन्य विकासशील देशों की है वो ये है प्रमुख बिंदु कि भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से ये मांग रखी है
कि विकसित देश जो बहुत पहले ही अपना आर्थिक विकास कर चुके हैं और प्रौद्योगिकी के मामले में, तकनीक के मामले में उन्नत स्थिति में हैं, वो विकासशील देशों को भी जो स्वच्छ प्रौद्योगिकी, क्लीन टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें प्रदूषण कम से कम हो, उसको उपलब्ध कराएं, जिससे विकासशील देश अपना औद्योगिक विकास करते समय प्रदूषण ना करें। इस तरह की स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकासशील देशों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये भी एक भारत का दृष्टिकोण है और इसके लिए भारत ने दक्षेश के जो देश हैं 7 दक्षेश को भी एक समान सामूहिक स्टैंड लेने के लिए बात कही है। तो ये आपका विभिन्न पर्यावरणीय सम्मेलन और उसमें जो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित विकसित देश और विकासशील देशों के दृष्टिकोणों में अंतर है और भारत का दृष्टिकोण, ये आपने आज जाना।